सीएससी सेंटर पर प्रशासन की लगातार छापेमारी की कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में देखिए सहारनपुर रोड के माजरा में सीएससी सेंटर्स पर प्रशासन की ये टीम एक बार फिर नजर आई है। चेकिंग के दौरान सेंटर पर रेट लिस्ट गायब होने के साथ निर्वाचन संबंधित दस्तावेज मिलने के साथ बनाए गए प्रमाण पत्रों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। पूछताछ में सेंटर संचालक जानकारी नहीं दे सका, जिसके बाद प्रशासन ने सीएससी सेंटर को सील कर दिया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तराखंड में राशन की दुकानों से मिलने वाले राशन के लाभार्थियों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है और इसी के तहत देखिए उधम सिंह नगर जिले में खाद्य विभाग ने जांच में अपात्र पाए गए परिवारों के राशन कार्ड निरस्त करने की कार्रवाई की है। जिले में अब तक की बड़ी कार्रवाई में अंत्योदय योजना के 205 गुलाबी राशन कार्ड और पीएचएच श्रेणी के 2245 सफेद राशन कार्ड रद्द किए गए। सबसे ज्यादा अपात्र राशन कार्ड किच्छा से काटे गए हैं। करीब 621 कार्ड निरस्त किए गए। पूरे जनपद में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और अलग अलग तहसीलों में अलग अलग जो अपात्र राशन कार्ड धारक हैं उनको चिन्हित किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि पूरे जनपद में 205 अंत्योदय राशन कार्ड और 2245 सफ़ेद वाले कार्ड जिन्हें प्राथमिक परिवार कहते हैं उन्हें अभी तक अपात्र पाया गया है और यह अभियान अभी जारी है, जिसमें अपात्रों को चिन्हित करने का कार्य लगातार किया जा रहा है। और आइए बढ़ते हैं आगे। देहरादून से आती बड़ी खबर जानिए, जहां पर एनजीटी ने चीफ सेक्रेटरी पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। यहां पर शिवालिक एलिफेंट रिजर्व में सोंग नदी में स्टोन क्रशर का ये मामला, जिसमें एनजीटी ने पूछा कि स्टोन क्रशर को मंजूरी देते समय आखिर वन्य जीव गलियारे को नजरअंदाज क्यों किया गया। एनजीटी ने हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए सबसे पहले गाजियाबाद पहुंचे और अब नोएडा पहुंच चुके हैं। नोएडा से सीधी तस्वीरें आपके सामने। नोएडा एयरपोर्ट का निरीक्षण इस समय किया जा रहा है। आज बेहद महत्वपूर्ण दिन। नोएडा एयरपोर्ट के निरीक्षण की तारीख को लेकर, क्योंकि आज बैठक भी अहम होनी है और इस बैठक में जो जानकारी मिल रही है, तारीख एक फाइनल हो सकती है एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर। लेकिन आज निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने नोएडा की इस समय की आप देख रहे हैं। आज कई कार्यक्रम हैं गाजियाबाद के बाद, अब इस समय नोएडा, और अब यहां से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे मुख्यमंत्री योगी। सीधी तस्वीरें नोएडा से आप तक पहुंचा रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब देखिए एयरपोर्ट का निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने आए हैं, बारीकियां जान रहे हैं और अब तारीख एक तय होनी है। तारीख तय होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। हिमांशु से ले लेते हैं और जानकारी, हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। हिमांशु, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं, दौरा इस समय कर रहे हैं यहाँ। बिल्कुल, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निरीक्षण कर रहे हैं और ये संभवतः अंतिम है, क्योंकि इससे पहले अक्टूबर महीने में भी सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर निरीक्षण किया था और उस दौरान कई अहम निर्देश दिए थे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो स्थल है जहाँ पर सभा होनी है, वहां पे उस सभा को फाइनल किया था, सभा स्थल को, और तमाम चीजों को लेकर आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे और फिलहाल टर्मिनल बिल्डिंग का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो निर्देश दिए गए थे और डेडलाइन दी गई थी उसके तहत पूरा काम कर लिया गया। यानी फर्स्ट फेज का जो 1334 हेक्टेयर का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक हवाई पट्टे के साथ बनकर पूरी तरीके से तैयार है। और साथ ही आपको बता दें कि जो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी है उसने भी निरीक्षण किया था और अपनी रिपोर्ट अब डीजीसीए को देगी और डीजीसीए एरोड्रोम लाइसेंस जारी करेगा। एरोड्रोम लाइसेंस काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ठीक है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए हिमांशु। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा में इस समय मौजूद हैं और निरीक्षण इस समय कर रहे हैं। आज बैठक होनी है, उद्घाटन तारीख एक तय की जानी है आज और इसका ऐलान भी हो सकता है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के दौरे पर आज पहुंचे हैं और सुबह सुबह देखिए मॉर्निंग वॉक पर निकलने के दौरान उनका एक बार फिर से आम लोगों के बीच में एक सरल स्वभाव नजर आया। अक्सर वो ऐसा करते हैं, मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों के साथ चर्चा करते हैं। यही आज भी होते हुए देखा गया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात की, सरकार के कामकाज पर फीडबैक लिया गया, उनकी समस्याओं को जाना गया। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने चाय बनाई और लोगों को भी पिलाई। ये 3 तस्वीरें आज सुबह के मुख्यमंत्री धामी से जुड़ी आप देख रहे हैं। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों को। मॉर्निंग वॉक पर निकले, चाय बनाई और चाय न सिर्फ बनाई, पी और पिलाई भी। गोलजू कॉरिडोर बनाने की परियोजना पर काम जिस पर आगे बढ़ रहा है, इसके साथ साथ हमारे अनेक स्थान, चाहे बैजनाथ धाम हो, बागनाथ हो, हाट काली का स्थान हो, कोटगाड़ी मैया का स्थान हो, सभी स्थानों को बढ़ाया जा रहा है। माँ बाराही का स्थान हो, पूर्णागिरी हो, चैती मंदिर हो, इन सभी को, और जो हमारे अन्य भी धार्मिक स्थल हैं, उन सभी को पूरी तरह से नए स्वरूप में, पुराना जो हमारा पौराणिक है उसको बनाते हुए, यानी कि विरासत और विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस पर काम किया जा रहा है। और आइए बढ़ते हैं आगे। देहरादून में सीएम धामी ने बुक लॉन्च की है और इस मौके पर यह किताब सीएम धामी के जीवन पर जो आधारित है, खुद मुख्यमंत्री धामी नजर आए। कार्यक्रम में देखिए राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे, आचार्य प्रमोद कृष्णम यहाँ पहुंचे, स्वामी चिदानंद सरस्वती, पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा है कि जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने पिताजी के साथ रहते हुए अनुशासन सीखा और इसीलिए उन्हें हर कार्यक्रम में पहुंचने की आदत है। सेना के साथ और सेना को देखते हुए और पूज्य पिताजी को देखते हुए छुट्टी आते थे, फिर बड़े हुए देखा कि अनुशासन ये कूट कूट कर भर गया। इसलिए मैं जब पहले शुरू में इस जिम्मेदारी में आया तो बहुत जगह कार्यक्रमों में जैसे 10 बजे का टाइम दिया होता था, मैं 10 बजे पहुंच गया 2-3 बार। तो उनकी तैयारी नहीं थी वहां पर। एक दिन तो प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्यक्रम था यहीं काशीपुर में, 10 बजे का टाइम दिया था पूरा शेड्यूल के हिसाब से। मैं 10 बजे पहुंच गया तो उन्होंने कहा साहब आप 1 घंटा पहले आ गए हैं। मैंने कहा 1 घंटा पहले, ये टाइम तो 10 बजे लिखा। बोले 10 बजे का मतलब हमेशा 11 बजे होता है। तो मैंने कहा हम इस धारणा को भी बदलेंगे और विकास के मामले में भी आज उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी देश में पहले स्थान पर आ गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में उसमें भी राज्य के प्रथम श्रेणी के जो राज्य हैं उन राज्यों में आ गया। वहीं आपको बताएंगे देहरादून में कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान देते हुए आरोप लगाया कि जब पुष्कर सिंह धामी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब कांग्रेस नेतृत्व ने उनसे धामी के खिलाफ अनर्गल बयान देने का दबाव डाला था। प्रमोद कृष्णम के अनुसार उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य केवल बीजेपी नेताओं को बदनाम करना था, चुगली स्वीकार नहीं था। मुझे याद है कुछ दिनों पहले जब धामी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो मैं संभवतः देवभूमि के किसी जिले में था। उस समय मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था और कांग्रेस पार्टी का 1 पॉइंट एजेंडा था कि उन राज्यों के मुख्यमंत्री को टारगेट किया जाए जिनके दामन पे दाग नहीं है तो लगाना है। आप सब जानते हैं। तो मुझसे एक सवाल पूछा गया। यहाँ की कांग्रेस पार्टी विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का विरोध कर रही थी और मैं उस समय ऑफिशियली पॉलिटिकल एडवाइजर भी था। तो मुझसे सवाल किया गया कि ये हो रहा है विधानसभा में, आप क्या कहना चाहते हैं? तो मैंने कहा कि भाई मैं किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ इसलिए नहीं हो सकता हूं कि वो विरोधी दल के हैं या विरोधी पार्टी के हैं।
और मैं पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ अनर्गल बयान नहीं दूंगा, क्योंकि मैं साधु के खिलाफ बयान नहीं दे सकता। दिल्ली से बहुत नाराजगी व्यक्त की गई और मुझसे कहा गया कि उस बयान का खंडन कर दीजिएगा, खेद प्रकट कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। देहरादून की खबर आपको बताते हैं, जहां उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं या नहीं, इस स्थिति पर देखिए असमंजस बना हुआ है। दरअसल यूपीसीएल पिछले कई महीनों से पुराने मीटरों की जगह स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहा है। इस बीच कई उपभोक्ताओं की शिकायतें आई हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उनके बिल बहुत ज्यादा आ चुके हैं। इस मुद्दे पर राजनीति गरमाई है और इस बीच यूपीसीएल के मुख्य अभियंता की आधिकारिक चिट्ठी सामने आई, जिसमें उन्होंने एमडी के हवाले से लिखा है कि शिकायतों के बाद स्मार्ट मीटर लगाने का काम रोका जा रहा है। विवाद बढ़ते ही यूपीसीएल ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया। एक प्रेस नोट में यूपीसीएल की तरफ से दावा किया गया है कि स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी है। अधिकारियों का कहना है कि लेटर का उद्देश्य मीटर लगाने की प्रक्रिया रोकना नहीं था, बल्कि जिन स्मार्ट मीटरों में तकनीकी दिक्कतें और शिकायतें मिली थी उन्हें पहले ठीक करने की सिफारिश की गई थी। तो आएंगे ही ज्यादा, ये मीटर ही इसी टाइप का बना हुआ है लूटने के लिए। ये जनता की लड़ाई की पर मोहर लगी है, ये जनता की लड़ाई है जो जीती गई है, और आगे भी फिर दोबारा लड़ाएंगे तो फिर इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। मीटर नहीं लगने देंगे, विरोध इसका जारी रहेगा। जांच की मांग हम करेंगे। आप देखना जो फरवरी मार्च में बजट सत्र आएगा उसके अंदर मैं सारी चीजों को, बिजली के पूरे मामले को लेकर आऊंगा विस्तार से। नहीं, स्मार्ट मीटर लगना अभी ऐसे रोका नहीं गया है। अभी फिलहाल के लिए जो कंज्यूमर के इश्यूज हैं पुराने मीटर को लेके, नए मीटर को लेके, जैसे आईडीएफ के कुछ मीटर डिफेक्टिव हो रहे हैं, हमारे न्यू कनेक्शंस नहीं लग पा रहे हैं अभी, तो इन चीज़ों को पहले हम प्रेफर कर रहे हैं कि पहले ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाए हमारी। और ऐसा भी नहीं है कि कहीं बिल्कुल स्टॉप किया है। अभी 2-4 दिन का हमने कैंप है, हम हर डिवीजन सब डिवीजन में लगवा रहे हैं, जिससे हमारे ये चीज़ें कंज्यूमर का एक सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़े और फिर हम आगे प्रोसीड करें। स्मार्ट मीटर कहीं ऐसा रोका नहीं गया। डीटी मीटर हमारे लग रहे हैं, सारे स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, फीडर मीटर लग रहे हैं, एनएससी न्यू कनेक्शन में लग रहे हैं, जितने डिफेक्टिव मीटर्स हैं, बर्न मीटर्स हैं, वहाँ हर जगह हमारा स्मार्ट मीटर आज की डेट में भी लग रहा है। और आइए बढ़ते हैं आगे। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत गुरुवार को अचानक से रुड़की सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने इमरजेंसी आईसीयू के साथ ही नॉर्मल वार्डों के मरीजों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सीएमओ को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। धन सिंह रावत ने कहा है कि अस्पताल में जल्द डॉक्टरों की कमी दूर होगी, साथ ही नर्सिंग स्टाफ की भी कमी दूर की जाएगी। यहाँ पे अब डॉक्टरों की कमी ख़त्म हो गई है। अभी तक लगभग 32 डॉक्टर यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पे एनेस्थीसिया और बाल रोग विशेषज्ञ और हमारे सर्जन और फिजिशियन, ये 5 प्रकार के डॉक्टर भी आप भेज दिया हम लोगों ने। खबर चमोली से अगली, जहां पर छेकुड़ा गांव में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया और आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी महावीर की सोमवार को अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पति ने पत्नी के सर पर पत्थर से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर नाले में पत्थर से दबा दिया। लेकिन पुलिस ने शव बरामद कर लिया है, पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है और पति को गिरफ्तार कर लिया है। और यहाँ इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बुलंदशहर में ऑटो और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार दंपति की मौत। सिकंदराबाद से वापस घर लौटते समय ककोड़ कोतवाली क्षेत्र में हादसा हुआ। फर्रुखाबाद के नवाबगंज में सीएससी में इलाज के दौरान सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होने से अस्थमा पीड़ित बुजुर्ग मरीज की मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। देवरिया के साइबर पुलिस ने साइबर ठगी का शिकार हुए व्यापारी के 30 लाख रुपए जमा वापस कराए। नोएडा में निवेश के नाम पर 2 करोड़ 38 लाख की ठगी। महिला को पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर जाल में फंसाया, फिर महिला ने इस वक्त एफआईआर दर्ज करा दी है।
मेरठ में प्रॉपर्टी विवाद में कत्ल की वारदात, छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद आरोपी फरार। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में विकास प्राधिकरण का अवैध कॉलोनी पर गर्जा बुलडोजर, सड़कें प्लॉटिंग की दीवारों को किया गया ध्वस्त। बाराबंकी के बुड़वाल रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर रेल यातायात चालू हुआ। बुधवार को फ्लाईओवर से एक ट्रेलर गिरने से बाधित हुआ था रेलवे ट्रैक। प्रयागराज में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दबंगई करता हुआ नजर आ रहा अबान पुलिस मामले की छानबीन में जुटे। अमरोहा में ट्रक और बाइक की टक्कर, दोनों गाड़ियां जलकर हुई खाक। ट्रक ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई, बाइक सवार हादसे में घायल हुआ। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। इटावा में एक झोपड़ी में आग की घटना का वीडियो आया सामने। आग लगने की घटना तब हुई जब परिवार के लोग कहीं गए हुए थे। जानबूझकर आग लगाने के आरोपी की बाद पुलिस ने घटना की जांच अब शुरू कर दी है। संभल में मौजमी उर्स पर प्रशासन की रोक, एनआईए जांच के चलते प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया। उर्स की अनुमति के लिए कोर्ट पहुंची इंतजामिया कमेटी। बलरामपुर में हुए शख्स की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। मृतक की पत्नी ने अपनी प्रेमी और उसके ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बंगाल में एसआईआर को लेकर मचे बवाल पर सीएम धामी का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा है कि जो लोग सिर्फ तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं वो अब नहीं होगा। सरकार घुसपैठी है और देश में गलत तरीके से आए लोगों पर कार्रवाई कर रही है। साथ ही सीएम धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में भी लोगों की बड़ी संख्या है ऐसे, और उनकी सरकार ने इसके ऊपर काम शुरू भी कर दिया है। राज्य में राशन कार्ड से लेकर स्थायी निवास सहित दूसरे प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। 10 साल का रिकॉर्ड खोजा जा रहा है। सीएम धामी ने कहा है कि राज्य की डेमोग्राफी को कतई बदलने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति की है, देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति की है। अब देश के अंदर जब अभियान चलाया जा रहा है, ऐसे लोगों का जो घुसपैठिए हैं, जो गलत तरीके से आए हुए हैं, उत्तराखंड के अंदर भी बड़ी संख्या है। और हमने इसीलिए राज्य के अंदर पिछले 10 सालों का पूरा एक वेरिफिकेशन ड्राइव हम इस पर चला रहे हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से यहाँ पर राशन कार्ड बनाए हैं, यहाँ पर वोटर आईडी बना ली है, या आधार कार्ड ले लिया है, बिजली के कनेक्शन ले लिए हैं, तमाम प्रकार की जो सुविधाएं जो उनको नहीं मिल सकती हैं, जिसकी वो पात्रता में नहीं आते हैं, उनको भी ये सब मिल गए हैं। और यही हमारी डेमोग्राफिक जो खराब हो रही है उसके लिए हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। देवभूमि का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य बने रहने चाहिए। तमाम सरकारी भूमि अतिक्रमण युक्त हो गई थी, उसको हमने खाली भी कराया। 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त भी हुई है। उस पर हमारा अभियान आगे भी अभी चल रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर कहा कि 2014 के बाद लगातार देश में वर्क कल्चर आया है और जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां डबल इंजन की सरकार बन रही है। जनता काम करने वाले लोगों को मौका दे रही है और देश के अंदर 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद एक वर्क कल्चर देश के अंदर आया है। और जहां भी देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, जिन राज्यों में भी, उन सभी राज्यों में अब डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकारें विकास का मॉडल बन चुकी हैं, सुशासन का मॉडल बन चुकी हैं, पारदर्शिता का मॉडल बन चुकी हैं। चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या अभी बिहार के अंदर हो, तो जनता ने जो है लगातार इन सरकारों को चुना है और ये सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। क्योंकि लोग अब काम को देखते हैं, भ्रामक बातों को नहीं देखते हैं। जो लोगों में भ्रम फैलाने का, झूठ फैलाने का, अफवाह फैलाने का, झूठे नैरेटिव बनाने का जनता उनको नकार रही है। यही बिहार में भी हुआ है। देहरादून में वर्ल्ड समिट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट पर कार्यक्रम होगा, जिसमें अलग अलग देशों से आपदा आने पर साइंस एक्सपर्ट्स का रोल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इस पर देहरादून में डिस्कशन होने जा रहा है। साथ ही देखिए, पहली बार आईपीएल की तर्ज पर साइंस प्रीमियर लीग का भी आयोजन होगा, जिसमें साइंस स्टूडेंट्स के बीच में इंटरैक्शन और कंपटीशन करवाए जाएंगे। 28 से 30 नवंबर के बीच में देहरादून के ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट में ये कार्यक्रम होगा। 28 से 30 तारीख तक ये विश्व आपदा प्रबंधन
सम्मेलन है क्लाइमेट एक्शन का है और इसके साथ साथ में राज्य की हमारी साइंस टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस है। आयोजन देहरादून में है, ग्राफिकरा में जो उनका सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर है, इसका आयोजन है और त्रिदिवसीय है। दुनिया के कई देशों के लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, वैज्ञानिक संस्थाओं के हैं, कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं, दुनिया भर के हैं, लगभग 50 के आसपास देशों के लोग इसमें आ रहे हैं। पिथौरागढ़ के आदि कैलाश क्षेत्र में इन दिनों पारा -10 डिग्री तक जा चला है। ऐसे में यहाँ पर मौजूद पार्वती ताल पूरी तरह से बर्फ में तब्दील हो चुका है। बर्फ से जमी ताल पर देखिए पर्यटक चहलकदमी कर रहे हैं। पारा गिरने से पार्वती ताल पूरी तरह से जम चुकी है और ये इलाका 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। बावजूद इसके मौसम का मजा लेने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। उधर चारधाम के कपाट बंद हो चुके हैं, लेकिन एसडीआरएफ की जिम्मेदारियां अब और बढ़ गई हैं। हर साल ऊंचे हिमालयी इलाकों में ट्रैकिंग के दौरान कई लोग रास्ता भटक जाते हैं या खराब मौसम में फंस जाते हैं। अब ऐसे हादसों को रोकने और तेज रेस्क्यू सुनिश्चित करने के लिए एसडीआरएफ एक नया ऑपरेशन शुरू करने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। सर्दियों का मौसम और पहाड़ों पर कड़ाके की ठंड, लेकिन इन सब के बीच एसडीआरएफ की टीमों का नया मिशन शुरू हो गया है। उत्तराखंड के उच्च हिमालय ट्रैकिंग रूट्स पर इस समय बाहर से आने वाले ट्रैकर्स की आवाजाही बढ़ने लगती है। कई बार अचानक मौसम बदलने, बर्फबारी, रास्ता भटकने या हेल्थ इमरजेंसी के कारण ट्रैकर्स जानलेवा हालत में फंस जाते हैं और ऐसे कई रेस्क्यू ऑपरेशन सामने आए हैं जिनमें टीमों को घंटों और कभी-कभी दिनों तक मुश्किल परिस्थितियों में चलकर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए एसडीआरएफ ने इस बार नई रणनीति अपनाई है। राज्य में मॉनसून एवं चारधाम यात्रा के उपरांत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस व ट्रैकिंग की बढ़ती गतिविधियों के दृष्टिगत एसडीआरएफ की हाई ऑल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम अलर्ट मोड पर रहती है। यह टीम अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। एसडीआरएफ ने अलग अलग संवेदनशील ट्रैकिंग रूट्स पर अपनी विशेष टीमों को तैनात कर दिया है, जिसमें केदार घाटी, गोमुख, तपोवन रूट, हर्षिल बेल्ट, फूलों की घाटी, हेमकुंड क्षेत्र और अल्मोड़ा बागेश्वर के कई ट्रैक्स पर ये टीमें पेट्रोलिंग और सर्विलांस करेंगी और ट्रैकर्स को मौसम अपडेट, जोखिम और रूट को लेकर गाइड करेंगी। साथ ही एसडीआरएफ की ये टीमें पूरी ट्रेंड और विशेषज्ञों से बनी हैं, जो कम तापमान, बर्फीले इलाकों और ऊंचाई पर काम करने में सक्षम हैं। टीम के कार्मिक अटल बिहारी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग मनाली, हिमाचल प्रदेश एवं नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषीकृत पर्वतीय रेस्क्यू प्रशिक्षण प्राप्त हैं। उच्च हिमालयी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में यह टीम त्वरित प्रभावी प्रतिक्रिया हेतु अलर्ट मोड पे रहती है। उच्च हिमालय में ट्रैकिंग का रोमांच अपनी जगह है, लेकिन जोखिम भी उतने ही बड़े हैं और एसडीआरएफ की ये नई तैनाती ट्रैकर्स की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।